हेलो एवरीवन। आप सबको हार्दिक प्रणाम और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज से हम लोग इस चैनल पे एक नया पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी, भारत की पॉलिटी। अब देखिए इंडियन पॉलिटी, ये जो पार्ट है ये कौन से एग्ज़ाम से सबसे पहले आता है, ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। सीजीएल ले लीजिए, ठीक है। रेलवेज ले लीजिए, रेलवेज में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी से इंडियन पॉलिटी से। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो है ही। और सबसे मेन जो है वो है बैंकिंग एग्जाम्स। बैंकिंग एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम्स में भी आप देखिए तो इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी दिख रहा है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक सीरीज में रहेगा, बहुत सारे वीडियोस में, मैं छोटे छोटे वीडियोस में ये पूरा सीरीज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप देखिए आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे ये पढ़ी भी होगी, है ना। इंडियन पॉलिटी आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे पढ़ी होगी। बुक्स भी है, जैसे लक्ष्मीकांत का बुक है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन कितना हमें पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू विल हैव टू रीड टू क्रॉस द एग्ज़ाम। आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, कुछ कुछ चीज़ें ही पढ़नी होती है। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम्स में क्या आता है। एग्ज़ाम्स में क्या आता है, जैसे आप अगर प्रीवियस पेपर्स, रिसेंट में पेपर्स आप देखें तो पॉलिटिकल वेटेज एग्ज़ाम में बहुत बढ़ रहा है ना। बहुत बढ़ रहा है इसका वेटेज। सो आप लोगों को वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम पढ़ने बैठे, नहीं। कुछ कुछ जगह है जहाँ से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यू में ही बनेगा, लेकिन वो सोचने वाले क्वेश्चन होगा, सिर्फ सीखने से नहीं होने वाला। आपको समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, तभी जाके पॉलिटी में एक अच्छा स्कोर आता है। और आप ट्रस्ट कीजिए मुझे, मैं खुद एस्पायरेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्रॉस भी किया है, एनालिसिस भी किया है, उसके बाद ही ये सीरीज़ लेके मैं आ रहा हूँ। तो सारी चीज़ें जो जो मैं बोलूँगा, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा, आप उन पॉइंट्स को बहुत सारे तरीके से, आपको जैसा भी पसंद हो वैसे तरीके से आप पढ़िए, लेकिन उन उन चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए। क्योंकि ये कंपाइल्ड बहुत सारी जगह से मैंने बनाया, उन सबको एक जगह पे लाके मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप वैसे ही पढ़िए जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूँ, उन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए, आपका पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ट्रस्ट में, मैंने खुद लाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। विश्वास करना ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने खुद किया, ठीक है। तो और ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू वेरियस एक्ट। अब देखिए लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या है। पहले तो हम थोड़ा पॉलिटी का बहुत छोटा ब्रीफ हिस्ट्री, बहुत छोटा हिस्ट्री देखेंगे कि पॉलिटी ये जो चीज़ है, इंडियन पॉलिटी, ये कॉन्टेक्स्ट पे, पूरे कहानी पे आया कहाँ से, ये चीज़ है हिस्ट्री। और उसके बाद आता है सारे एक्ट्स। एक्ट्स मतलब जो जो एक्ट, जो जो नियम कानून ब्रिटिशर्स लाए थे, वहाँ से ही एक्चुअली इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट होता है। आप लोग ये कभी मत समझे कि इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, नहीं। इंडियन पॉलिटी का जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो मेन थीम है, उसका स्टार्ट है सबसे पहले ब्रिटिशर से। कैसे है, धीरे 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 हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री में मैं आता हूँ, ज़्यादा और कुछ ना बोलते हुए डायरेक्ट मैं हिस्ट्री पे आता हूँ। देखिए हिस्ट्री में हुआ क्या था, आप लोग थोड़ा सोचिए। आप तो हिस्ट्री वैसे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना भी होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जब ब्रिटिश आए हमारे देश में, जब ब्रिटिशर्स आए, कब आए थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में। ब्रिटिश ब्रिटिश जब हमारे देश पे आए, इट वाज अराउंड 1600 का ईयर, इजंट इट। 1600 एडी में ब्रिटिश हमारे देश पे आए थे। आप लोगों को क्या, वो जो हायरार्की है ना, मतलब हायरार्की का मतलब क्या है कि सबसे पहले कौन इन्वेडर्स हमारे देश में आए थे। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न का। तो सबसे पहले कौन आए थे, वो चीज़ आप लोगों को शायद याद होगा। आप लोग बोलिए, आप लोगों को अगर पता है तो मैं आपको बोल देता हूँ, चलिए। सबसे पहले और सबसे लास्ट में, जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, वो कौन थे। पोर्तुगल, इजंट इट। पोर्तुगल आए थे सबसे पहले, एकदम 1494 95 वैसे टाइम से, इजंट इट। 1494 95 ऐसे टाइम से उन लोगों का आनागना मतलब आना जाना स्टार्ट हुआ, इजंट इट। और लास्ट में यानी कि 1960s के टाइम पे, 1960s के टाइम पे वो लोगों को जट ने, हमारे जट ने भगा दिया था, इजंट इट।
तो सबसे पहले पोर्तुगल आए, उसके बाद कौन आए थे? डच, इजंट इट? डच आए थे, डच, ये सीक्वेंस आप याद रखिए। उसके बाद कौन आए थे? ब्रिटिश। उसके बाद आए थे हमारे ब्रिटिश। ओके। उसके बाद कौन आए थे? डेनिश, डेनिश। और उसके बाद आए थे फ्रांस। ठीक है। उसके बाद आए थे फ्रेंच या फिर फ्रांस। ये हायरार्की है आने का। तो हम लोग ब्रिटिशर्स पे रहेंगे। जब ब्रिटिशर्स जब 1600 पे आए, 1600 पे आए, उसके बाद ही मतलब वो लोग आए थे कैसे? क्वीन एलिजाबेथ, आप लोग थोड़ा याद कीजिए, क्वीन एलिजाबेथ ने एक परमिशन दिया था। क्या परमिशन दिया था? कि आप लोग इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं, एक फ्री ट्रेड कर सकते हैं आप लोग, एग्रीमेंट की तरह, इजंट इट? सो उसके बाद ये जब 1500, ये जो क्वीन एलिजाबेथ ने जो परमिशन दिया, इट वॉज अराउंड 1599, ऐसे टाइम पे दिया था। फिर 1600 में ब्रिटिशर्स हमारे देश पे आए, उन लोगों ने ट्रेड शुरू किया। एक कंपनी के नाम से वो लोग हमारे देश पे आए थे, है ना? क्या नाम था कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का, इजंट इट? ये नाम से वो लोग आए हमारे देश पे, ट्रेडिंग शुरू किया, बहुत सारा घटना हुआ, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े। लेकिन इसके बाद जब हमारे अपराइजिंग शुरू हुए, हमारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपराइजिंग शुरू की, रिवोल्ट शुरू किया, तब एक टाइम आया। वो टाइम क्या था? अराउंड 1857। आप लोगों को सबको याद होगा, ये सबको याद होगा, 1857 का सिपाही म्यूटिनी, यानी कि रिवोल्ट, सिपाही रिवोल्ट। वो क्या हुआ था? मंगल पांडे वाला, है ना? तो जब 1857 में इतना बड़ा रिवोल्ट देश भर में हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन लोगों को होश में आया कि अभी कुछ नियम कानून चाहिए होगा, ऐसे ही रूल करने से नहीं होने वाला, ये लोग तंग आ जाएंगे और हम लोग रूल नहीं कर पाएंगे, इजंट इट? इसीलिए क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ ने तब एक डिसीजन लिया, और अल्टीमेट तब तो चेंज हो गया था, बहुत सिनेरियो बहुत चेंज हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, तब रूल खत्म नहीं हुआ, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन उन लोगों का जो प्रभाव था, द इफेक्ट ऑफ देयर रूल, दैट बिकेम अ बिट, मतलब लेस, इफेक्ट थोड़ा लेस हुआ, थोड़ा कम हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जो प्रभाव था, वो जो मेन डोमिनेंस था, दैट डोमिनेंट कैरेक्टर बिकेम अ बिट फेड, इट फेडेड अवे, इजंट इट? और 1858 से स्टार्ट हुआ एक नया रूल, जो डायरेक्टली हेडक्वार्टर से यानी कि लंदन से कंट्रोल होके आ रहा था। वो क्या था? क्राउन या फिर क्वीन रूल, है ना? क्राउन या फिर क्वीन रूल। और यहाँ से ही ये जो क्राउन रूल है, यहाँ से ही पॉलिटी का स्टार्ट है। कैसे स्टार्ट है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बोल दिया। अब वेरियस एक्ट्स के इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इंडेक्स। जस्ट अ सेकेंड, इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स देखिए मैंने बनाया कि मेन मोटा मोटा कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री हम लोगों ने थोड़ा जान लिया। उसके बाद आएंगे हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आप लोगों को सबको याद है, सब कुछ सारा कहानी ब्रिटिशर्स का होने के बाद लास्ट में अराउंड 1946 में तीन आदमी आए थे, तीन आदमी, है ना? यहाँ पे आके एक मतलब क्या बोलते हैं, यूनियन या फिर एक बॉडी जैसा बनाया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। क्या नाम था उसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो था, ये बॉडी आई थी हमारे देश में, और अल्टीमेटली फाइनल स्टेप लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ से ही हमारी भाषा में जो हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी का स्टार्ट है, यहाँ से ही हुआ। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो आए थे, और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉइंट आ गया, उसके फीचर्स आएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये तो हम देखेंगे ही। उसके साथ साथ सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स है, फीचर्स में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ, आर्टिकल से लेके डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, सारी चीज़ें, जो जो बॉडीज रहेंगी, जो जो एक एक पोजीशन में जो जो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, जो जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, इन सबको तो पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बनने का टाइप थोड़ा अलग हो गया, वो हम लोग धीरे 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 करके जानेंगे। ओके। उसके बाद देखते हैं गवर्निंग सिस्टम। गवर्निंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा जस्ट अ सेकेंड।
गवर्निंग सिस्टम में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब कौन सा वाला है, पंचायत, पंचायत होगा या फिर म्यूनिसिपैलिटी, ये सारी चीज़ें। यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, है ना। स्टेट लेवल में गवर्नर हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। और भी इसके साथ बहुत कुछ है, जैसे कि हम लोगों का जुडिशियल सिस्टम हो गया, कोर्ट, कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोर्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बड़ा से छोटा, एक एक पोजीशन में क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, सब कुछ, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी एक तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ही आ जाता है, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट पॉइंट पे रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा चेंजेस मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप देखे होंगे बहुत सारे बॉडीज़ का मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैसे, जैसे फाइनेंस कमीशन आप देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए जो ऊपर के पोजीशंस है, जैसे कि CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। उसके बाद आ गया अटॉर्नी जनरल, जो लीगल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का। उसके बाद बहुत सारा और भी बहुत सारा बॉडीज़ है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स है, इन सबको एक अलग हेडिंग में मैंने ले लिया, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस बात का मतलब ही क्या है, इन सारे बॉडीज़ का जो उल्लेख है, मतलब मेंशन्ड, दिस ऑल बॉडीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। एक आर्टिकल लेके, एक पोजीशन लेके इन लोगों को एक डेजिग्नेशन दिया गया, इजंट इट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका अस्तित्व है, इसीलिए दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। और उसके बाद आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बीजेपी सरकार ने लाया था, 2015 में लाया था, जब आए थे पावर में, मतलब क्या था वो, नीति आयोग। नीति आयोग, AAYOG, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके गवर्नमेंट ने लाया। काम एक ही है, काम एक ही है दोनों का, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट का उनको एनालिसिस करना। लेकिन पहले था प्लानिंग कमीशन, उसके बाद आ गया नीति आयोग। क्यों? गवर्नमेंट चेंज हो गया तो उन्होंने नया पॉलिसी लाया। तो ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ बॉडी नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आया, ये स्टैट्यूटरी रूप से आया, मतलब एक्ट पास करके। एक्ट पास करके ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लाई, है ना। पार्लियामेंट में इनका डिस्कशन हुआ, एक्ट पास हुआ, उसके बाद ये बना स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ही होता है, हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, जो एक्ट पास करने के बाद आता है। ठीक है ना। और उन इन सारे बॉडीज़ का पावर जो है एक एक्ट में रहता है, जैसे सेबी, SEBI, सेबी रहता है, सेबी एक्ट में आता है, मतलब 1992 का, है ना। ऐसे ही फिर हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा, इलेक्शंस रहेगा, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब सारा पॉलिटिक्स हमारा जो है वो कैसे होता है, मतलब डायरेक्टली उन सारी चीज़ों में नहीं घुसेंगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पढ़ना क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ आर्टिकल्स जानने से नहीं होता है, इलेक्शन में थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है ना। सारे स्ट्रक्चर, पूल्स, और इसमें जो सारे सारे डिटेल्स होते हैं, धीरे 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 करके हम लोग देखेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों से, ये हेडिंग जो मैंने बना के रखा है ये हिस्ट्री का ही है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है 1600 में स्टार्ट हुआ, 1858 पे जाके ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद एक एक्ट पास हुआ था, हम लोग देखेंगे, गुड गवर्नेंस एक्ट। गुड गवर्नेंस एक्ट, ये जो एक्ट पास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कम हुआ, और डायरेक्टली हेडक्वार्टर जो लंदन है वहाँ से कंट्रोल ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। क्राउन का रूल जो हम लोग बोलते हैं, या क्वीन का रूल, डायरेक्ट हेडक्वार्टर से ऑर्डर आना, वो स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्राउन रूल। ठीक है ना। क्राउन रूल, क्राउन रूल जो हुआ एकदम एंड 1947 तक चला। ठीक है। ये देखिए 1858 का गुड गवर्नेंस एक्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं एक्ट्स पे। अब देखिए, एक्ट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ब्रीफली आप लोगों को पहले बोल देता हूँ। जो एक्ट्स आए थे ये कहाँ से आए थे, जब क्राउन रूल, क्राउन का रूल, क्राउन रूल जब स्टार्ट हुआ, तब क्वीन को तो पता चल गया, और पूरे ब्रिटिशर्स को ही हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं लंदन में, उन लोगों को पता चल गया कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से रूल करना पड़ेगा।
ठीक है, कुछ इंडियंस को देना पड़ेगा तो ही कुछ मिल सकता है उन लोगों से। अभी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, इतना मतलब जो मिसबिहेवियर था उन लोगों का, इतना करप्शन था, ये सब नहीं चलने वाला। अभी एक ऑर्गेनाइज तरीके से रूल करना पड़ेगा, कुछ दो कुछ लो, गिव एंड टेक की तरह, कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना। तो अभी क्या हुआ कि ये सारे एक्ट्स धीरे धीरे आने शुरू हुए। 1773 में सबसे पहला एक्ट जो पॉलिटी में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट। आप लोग फिर से मार्क कीजिए, जो जो एक्ट में बोलूँगा वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट एक्ट जो है सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। ये जो एक्ट है, ये एक्ट आपको बहुत सारी जगह पे नहीं मिल सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं सारे एक्ट्स लिया हूँ, सारे, कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, सबसे पहले आया 1773 का एक्ट। इसको ठीक करने के लिए ही, ठीक है, इतना मैं बोल देता हूँ आपको, इसको ठीक करने के लिए ही ये सेटलमेंट एक्ट, ये अमेंडिंग एक्ट आया है। जो अमेंडिंग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यही रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करेगा, कुछ कुछ चीज़ें चेंज करेगा। ठीक है, 1781 का एक्ट आया। उसके बाद क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट, आप सबको पता होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए थे। उसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट है, आप देखिए इसके बारे में, ये चार्टर एक्ट आप लोग देखेंगे, मतलब बिट्स और पीसेस में आप लोग देखेंगे, 1813 का, 1833 का, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। लेकिन इन सब का एक कहानी है। कहानी है मतलब क्या है, डिटेल्स तो मैं बाद में जाऊँगा। ये स्टार्ट हुआ था 1793 से, और आप लोग टाइम को देखिए, सारे टाइम को देखिए, जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आप टाइम को देखिए, 20 साल का गैप है, 20 ईयर्स का गैप है ना, यहाँ पे भी 20 ईयर्स का गैप है। तो इस टाइम पे मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये चार्टर एक्ट के थ्रू एक ऐसा नियम कानून लाया जाएगा जो 20 साल तक चलेगा। 20 साल तक चलेगा, एक हायरार्की बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। सबसे पहले 1793 में ये चार्टर एक्ट खुला आया था। उसके बाद आया 1813 में। इससे पहले आया या नहीं आया हम लोगों को जाना नहीं है, यहाँ से ही स्टार्ट है, आप यही मान लीजिए। उसके बाद 1813 से 1833, उसके बाद 53। ये जो 4 ईयर है, 4 एक्ट है, इसी पे हमारा क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। सारे नेशनल लेवल एग्जाम का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट आप देखिए, ये कब टाइम कब है, 1853 का है ना, 1853 का टाइम है। यहाँ पे क्या हुआ था, आप लोग बोलिए, इसके बाद ही 1853 से थोड़ी देर बाद ही, थोड़े टाइम बाद ही, 3 से 4 साल बाद ही क्या स्टार्ट हुआ था, सिपाही म्यूटनी। अब देखिए सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हो गया। ठीक है, सिपाही म्यूटनी 1857 का ख़त्म हुआ। 1857 का सिपाही म्यूटनी ख़त्म होने के बाद जब क्राउन रूल बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, तब क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट आने लगा, इंडियन नाम भी आने लगा। आप देखिए इंडियंस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है ना, यहाँ से पता चल रहा है इंडियंस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इन सारे ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1861, 1892, 1909। ठीक है, 1861, 1892, 1909, इन 3 ईयर का इंडियन काउंसिल एक्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1861 का, आर आर बी एन टी पी सी, आप लोगों को पता होगा, ये एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में डायरेक्टली इस ईयर से मेरे ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था बाद में मैं आपको बोलूँगा, यहाँ से जिसका आंसर होगा मतलब 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 और 1935। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसका और एक नाम है। और वैसे ही 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसका भी और एक नाम था, है ना, मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स। आप लोगों को पता होगा 1909 का मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स। और ये क्या है, चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना। ठीक है, उसके बाद आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा पार्ट लिया गया, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखिए इसके बाद और कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को डिटेल्स में जाननी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग धीरे 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 एक एक एक्ट को लेके चलेंगे और पूरे पॉलिटी को हम लोग एक स्मूथ तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।